नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज लाख टके की बात में आपको बताएंगे कि मुरादाबाद के बिलारी से एसपी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। विधायक के चाचा उस्मान और उस्मान की 2 बेटियों का प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया है। दरअसल बिलारी के रहने वाले लवली यादव ने सपा विधायक फहीम इरफान के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा मोहम्मद उस्मान का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने दोनों का ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसपी विधायक और उनके परिवार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट पर कई चुनाव लड़े। सबसे पहला जातीय जनगणना हुई मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको बता दी 1911 में, लेकिन बाद में जो त्वरित सर्वेक्षण हुआ वो 1994 में हुआ और 1994 में भी यहाँ पर तुर्कों को पिछड़ी जाति में ही दर्ज किया गया। 21 कोड उनको दिया गया था झोजा में दर्ज करके, और उसी के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह हुए। वो सबसे सारी सीटें उनको उसी को मानकर दर्ज हुई। एसपी विधायक के चाचा का दावा है कि 1994 में जो सर्वे हुआ था उसमें तुर्कों को पिछड़ी जाति में ही दर्ज किया गया था। उसी के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन लिया। जाति प्रमाण पत्रों पे जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव इनके परिवार के लोग लड़ चुके हैं और 2015 में भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि आरक्षित सीट वार्ड नंबर 37 आरक्षित सीट थी, उस पे बीसी का प्रमाण पत्र लगाकर जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़े हैं। उनके बाद उनके भाई भी वार्ड नंबर 37 से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगा के चुनाव लड़े। प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तरीय समिति के जरिए की गई थी। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा मोहम्मद उस्मान का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के निर्माण से यूपी में सियासी हवा काफी गर्म हो गई है। एक तरफ मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का बाबर के नाम से गुस्सा है। बीजेपी का कहना है कि बाबर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम कुरान की आयतों के पाठ के साथ शुरू हुआ। इस दौरान करीब 1200 मौलवी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। बाबरी मस्जिद बनने की शुरुआत होने पर हुमायूं कबीर ने खुशी जताई। बहुत खुश हूँ मैं। डीपीआर तैयार हो गया। वो जो आज को जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया बेस ढलाई करके, वो सिर्फ गेट का, असली जो बाबरी मस्जिद तो उसका ये काम चलेगी, से वो भी काम स्टार्ट हो जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी में सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि बाबर का महिमा मंडन करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी इमारत देश में पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है। बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। बाबर इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी ने यूपी की सियासी फिजा को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाए जाने के लिए सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर मुस्लिम नेताओं ने ऐतराज जताया। उनका कहना है कि वंदे मातरम कभी नहीं गाएंगे क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकता है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और दूसरे औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। वहीं इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम के दौरान खड़े तो रहेंगे लेकिन गाएंगे नहीं। उसके अंदर उपासना है। मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा संविधान ने भी मुझे आज़ादी दी है, जो संविधान ने भी आज़ादी दी है। लेकिन राष्ट्र की उपासना करने में क्या गलती है? अल्लाह के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ। अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो भी करूंगा और मुझे संविधान ने दिया है। बीजेपी और एसपी सांसद ने पलटवार कर कहा कि इमरान मसूद को अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हर देशवासी करता है, लेकिन हम लोग उससे पहले जो हमारा राष्ट्र गान था जनगण में, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते समय उसको सम्मान के साथ गाते हैं। तो इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए इमरान मसूद को। ये नहीं कहना चाहिए कि हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। जब हिंदुस्तान में पैदा हुए तो क्यों नहीं गीत गाएंगे? उनको गीत गाना चाहिए। AIMIM नेता शोएब जमाई ने वंदे मातरम पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गर्दन पर छुरी भी रख दी जाए तभी भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, सरकार तानाशाही कर रही है और वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम नहीं है और ना ही संविधान की प्रस्तावना में कोई पारित जो इसकी कोई जगह थी, बल्कि यहाँ से वंदे मातरम को लोग अपनी मर्जी से गाते रहे हैं। वही बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग क्या वंदे मातरम नहीं गा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। सरकार अब एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी, जिसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि इसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इन सीटों का आरक्षण तय होगा। मौजूदा ओबीसी कमीशन का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका था, जिसे सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं होने पर सवाल उठ रहे थे। अब बनने वाला ये समर्पित आयोग पूरे उत्तर प्रदेश में गहन सर्वे करेगा ताकि आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। इस फैसले से साफ है कि अब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान समर्पित आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच में संपन्न होने हैं, लेकिन इससे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना जरूरी होता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म हो गया। मोतीलाल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय करते हुए पंचायत चुनाव संपन्न कराने चाहिए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी का बजट अब सियासी दंगल बन गया है। बीजेपी जहां इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक बजट बता रही है, और वहीं कांग्रेस और एसपी ने इसे जनता का नहीं बल्कि अमीरों का बजट बता दिया है। सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी सियासत काफी तेज है। देखिए। यूपी के ऐतिहासिक बजट पर सियासी वार पलटवार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट एसपी के लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग बिना बजट को पढ़े ही अपनी प्रतिक्रिया पहले से तैयार रखते हैं। बिना पढ़े प्रतिक्रिया दे देते, वहाँ तो प्रतिक्रिया पहले से तैयार रहती। हम बजट पेश नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया आ जाती। पढ़ाई नहीं, पढ़ते तो है नहीं। शिवपाल जी करें अगर पढ़ेंगे तो उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमने सब वर्गों का, सब लोगों का ध्यान रखा है। एसपी नेता और कांग्रेस ने यूपी के बजट को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार
अरे अभिषेक भैया, भाई ये जो बजट पेश हुआ है इसे लूटने के लिए बड़ा बजट आया। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, अपने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर पलटवार कर सभी वर्गों का बजट इसे बताया। देखिए, विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे। योगी सरकार ने करीब 9.25 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है। इतना बड़ा बजट पेश करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। वहीं 10वीं बार बजट लगातार पेश कर रही योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चार दिन बाद आखिरकार कानपुर कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ और महज 4 घंटे में ही कोर्ट से उसे जमानत भी मिल गई। एक्सीडेंट के बाद फिर शिवम और उसके परिवार ने कैसे इस पूरे केस को घुमाने की कोशिश की और कैसे उनका झूठ बेनकाब भी हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 4 दिन बाद गिरफ्तारी, 4 घंटे में जमानत। लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी को जमानत। पुलिस की रिमांड वाली अर्जी खारिज। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही शिवम मिश्रा है जिसे कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड के आरोप में पुलिस 4 दिन से ढूंढ रही थी। आखिरकार पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसे रिमांड पर नहीं ले पाई क्योंकि कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। 20,000 रुपए की पीबी पे शिवम मिश्रा की रिमांड निरस्त कर दी माननीय न्यायालय ने। हम लोगों ने अपनी आर्गुमेंट, अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और जिसे माननीय न्यायालय ने सुना और अपना उन्होंने जो जजमेंट था वो दिया, ऑर्डर था वो दिया कि आगे फिर हम लोग जमानत की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। गाड़ी को छोड़ने पर क्या विचार होगा? तो उस पर भी टेक्निकल मुआयना होना है। टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट जब आएगी फिर इसका उसमें जो है आगे की प्रक्रिया प्रोसीड। शिवम मिश्रा की अलग अलग तस्वीरें आई। एक तस्वीर में वो एक बेंच पर बैठा दिखा, वो कुछ कहता नजर आया। चेहरे के हाव भाव से लगा कि वो चिड़चिड़ा हो गया। और हो भी क्यों ना, कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड के बाद वो लगातार पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। शिवम मिश्रा को बचाने के लिए उसके पिता ने सारे हथकंडे अपनाए, झूठ पर झूठ बोले गए, कहानी को अलग रंग दिया गया। जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बार फिर यह बात दोहराई थी कि 8 फरवरी को जिस 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ उसे शिवम ही चला रहा था। 5 टीमें गठित की गई थी, उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। कई वीडियो भी आए जिन्होंने चीख चीख कर कहा कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। एक वीडियो में शिवम को बाउंसर बचाकर ले जाते भी नजर आए थे, लेकिन शिवम के वकील और पिता अपनी दलील देते रहे। फिलहाल तो आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू रक्षा दल ने सोशल मीडिया पर तमाम कार्यकर्ताओं को कोटद्वार पहुंचने का ऐलान किया था। हिंदू रक्षा दल ने मोहम्मद दीपक नाम बताने वाले शख्स को पीटने वाले को इनाम देने की भी बात कही थी। पुलिस ने ऋषिकेश में हिंदू रक्षा दल को रोक दिया और पुलिस का कहना है कि किसी के भी कोटद्वार आने पर रोक नहीं है, लेकिन शहर का माहौल खराब करने आ रहे लोगों को जरूर रोका जाएगा। हिंदू रक्षा दल के आह्वान पर कोटद्वार के लिए निकले हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा को पुलिस ने कोटद्वार पहुंचने से पहले ही ऋषिकेश में रोक लिया। दरअसल हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ता को कोटद्वार पहुंचने का आह्वान किया था और मोहम्मद दीपक नाम बताने वाले शख्स को पीटने वाले को इनाम देने की बात कही थी।
हमारी ऋषिकेश की टीम और हम कोटद्वार जा रहे थे। एक नया मुल्ला बना है जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, दीपक नाम से, जो पैदा तो हिंदू हुआ था पर बाद में उसने अपने कुकृत्यों की वजह से मोहम्मद बन गया। मोहम्मद नाम से वो हिंदू समाज को इतना भ्रमित कर रहा है, मुसलमान भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद नाम बहुत अच्छा है, इसलिए मोहम्मद नाम रखा। उसका दिमाग ठीक करने, उसकी पिटाई करने का काम हिंदू रक्षा करने जा रहा था, मगर प्रशासन ने बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्स लगा के हमें रोक दिया। सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल का कहना है कि किसी को भी कोटद्वार आने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो भी शहर का माहौल खराब करने आ रहे हैं उनको रोका जाएगा। बिल्कुल, जो बाहर से लोग आ रहे हैं मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसा आके कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारी जो एलओ की व्यवस्था है वो खराब हो। और इसी के लिए हमारी जो चेकिंग पॉइंट्स है कौड़िया पे वो कॉन्स्टेंटली चल रही है कि अगर ऐसे कोई भी तत्व यहाँ आने की कोशिश करेंगे या कोटद्वार में यहाँ का जो कॉमन लोगों का माहौल है वो खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। कोटद्वार के एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती की गई है और गाड़ी की अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टेरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह अपनी ऐतिहासिक संपत्ति बेचने जा रहे हैं और लुटियंस बंगलो जोन में करीब 1000 करोड़ रुपए की मेगा डील अंतिम चरण में है। टेरी गढ़वाल से बीजेपी लोकसभा सदस्य और राजसी परिवार की सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह का घर है। खरीदार खाद्य एवं पेय क्षेत्र से जुड़े एक स्थानीय उद्योगपति बताए जा रहे हैं। इस सौदे को राजधानी के रियल एस्टेट क्षेत्र की बड़ी डील माना जा रहा है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लुटियंस बंगलो जोन में करीब 1000 करोड़ रुपए की मेगा डील अंतिम चरण में है। टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह अपनी ऐतिहासिक संपत्ति बेचने जा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल से बीजेपी लोकसभा सदस्य और राजसी परिवार की सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह का घर है। ये संपत्ति 5 भगवान दास रोड, प्लॉट नंबर 5, ब्लॉक नंबर 159 पर स्थित है। करीब 3.2 एकड़ में फैला ये बंगला सत्ता और विरासत की पहचान माना जाता है। बंगले का कुल क्षेत्रफल 12,950 वर्ग मीटर है। दिल्ली के पावरफुल लुटियंस बंगलो जोन में ये बंगला मौजूद है। खरीदार खाद्य एवं पेय क्षेत्र से जुड़े एक स्थानीय उद्योगपति बताए जा रहे हैं। इस सौदे को राजधानी के रियल एस्टेट क्षेत्र की बड़ी डील माना जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की डील्स होना आम बात है। हर कोई चाहता है कि यहाँ पर वो अपना जो बंगलो है वो ले सके। और इसकी खास बात इस बंगलो की ये है कि इसके जो मालिक हैं यानी जो महाराजा शाह हैं, उनके जो पिता हैं, वो 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी बैठकें हुई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ख़ास हो जाता और अब ये जल्द जो है ये बिकने वाला और इसका 1000 करोड़ में सौदा होने वाला है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। और गाजियाबाद में आयोजित संयुक्त विराट हिंदू सम्मेलन के मंच से आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान सामने आया। मंच से संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जिक्र करते हुए बेटियों को एक विशेष समुदाय से बचाने की बात कही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है, इसमें आपको सुनवाते हैं। बेटी पढ़ाओ ठीक बात, बेटी बढ़ाओ ठीक बात, लेकिन बेटी बचाओ किससे बचाओ? आप सोचोगे यार ये चित्तौड़ कहां है? चित्तौड़ राजस्थान की वो भूमि है जहां 1, 2, 4, 10, 5, 20 नहीं, हजारों रानियों ने, हजारों बहनों ने, हजारों वीरांगनाओं ने जलती हुई आग की लपटों में अपनी जिंदगी को हवन कर दिया, लेकिन सुअर के बच्चों को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं। महाराज जी, चित्तौड़गढ़ में आक्रांताओं को आपने सुअर के बच्चे कहा है, इशारा किसकी तरफ है? अब सुअर को बछड़ा तो नहीं कह सकते,